गांव में जुड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं। आपने परिवर्तन की बात की, व्यवस्था की बात की। 21वीं सदी की जो विकास यात्रा है उसमें गांव पीछे छूट रहे हैं। जिन गाँवों को फ़ायदा मिला है वो शहर बनने के लिए आतुर हैं। क्या शहरीकरण गाँव के विकास का पैमाना हो सकता है? ये कितना ठीक है? क्या ज़रूरत नहीं कि गाँव की आत्मा की रक्षा करते हुए ग्रामीण विकास का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके? आप योगी अरविंद के दर्शन को पढ़िए, सुपरमैन वाला थ्योरी को। उसमें उन्होंने लिखा था धरती का स्वर्गीकरण या स्वर्ग का धरतीकरण। मैं पार्लियामेंट में भी बोला हूँ, अब भारत सरकार के भी पत्र अभी भी लिखता हूँ, तो मैं विभागों को लिखता हूँ कि यूरोप का भारतीयकरण करना चाहते हैं कि भारत का यूरोपीयकरण करना चाहते हैं। पहले दृष्टि बननी चाहिए, दृष्टि। तो आप ग्राम का शहरीकरण करना चाहते हैं कि शहर का ग्रामीकरण करना चाहते हैं? शहर का ग्रामीकरण करते करते दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी है, जाके देखाइए, ग्रामीकरण हो गया शहर में, दर्शन कर लीजिए। और शहर गांव का अगर शहरीकरण करने की ओर चलेंगे तो हरियाणा के कुछ गांवों को देखाइए जहां गांव का कोई पते नहीं है। हमें चाहिए कि गांव का शहरीकरण करने का मतलब कि गांव को शहर के जैसे नहीं बनाना है, बल्कि गांव को गांव रहने देना है और शहर के जैसे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा देना है। और ये उपलब्ध कराने का काम जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से शुरू की थी। और आप लोग भी लीजिए, अब बिहार के चले जाइए, मधुबनी में ही चले जाइए। और नहीं तो हमारा एक पत्र है मुरारजी भाई देसाई को, मैं 77 में लिखा था जब MP बन के आया था उसी मधुबनी से, तब लिखा था सीमांचल की करुण कहानी। और उस पत्र को पढ़िएगा तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे कि मैंने लिखा था कि क्या है आर्थिक और सामाजिक स्थिति। और उस पत्र के आलोक में आज जाके उस मधुबनी में घूमिए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या दोनों है, ये वही धरती है क्या। अकेले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण जब सभी सड़कें पक्की सड़क से 12 मास से जुड़ गई, गांव के बसावट वाले एरिया में PCC बन गए। अब उस गांव के अंदर बिजली लग गई। अब उस गांव के अंदर अब लोग इतने व्यापार के गांव में बिल्डिंग मटेरियल लग गए। जो गांव पहले छप्पर का घर, कच्ची मिट्टी की दीवार, फूस का छप्पर ऐसा था, आज उसी इलाके में चले जाइए तो आपको 75% 80% गांव के अंदर ये ईंट की दीवार मिलेगी, पिलर वाला मकान, ऊपर से छत ढालने वाला सब बन रहा है। एक सकारात्मक जो दृष्टि है उसको देखने के बदले केवल नकारात्मक दृष्टि की ओर नहीं जाना चाहिए। और आज ये बिहार के अंदर जो ये बिजली लगने से जाके देखिए, गांव के अंदर पक्का मकान बनता है, नए लड़के हैं। शहर से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर अगर उनका गांव सब है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर कोई शहर में नहीं रहता है। सब अपने गांव में सड़क के किनारे, प्रधानमंत्री सड़क के किनारे 12मासी सड़क है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के किनारे अपना शहरी टाइप का मकान बना लिया है, समरसेबुल पाइप लगा के, सेफ्टी टैंक बना के लगा लिया है, फ्रिज है, AC है, सब घर में लगा लिया। शहर से चलता है 20 किलोमीटर पर घर है, 25 किलोमीटर पर घर है, 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में घर चला जाता है, आराम के साथ रहता है। ये भी जो बदल रहा है इस परिवर्तन, इस बदलाव को भी देखना चाहिए। और ये लोग समझते हैं कि कोई अलाउद्दीन का चिराग है कि भानुमती का पेटारा के रगड़ दो हो जाएगा। इसको भी बदलते बदलते समय लगेगा। और जिसको आप होम सर्विस कहते हैं, होम डिलीवरी, शहर में आप जाके देखिए, गांव में 3 व्हीलर पर 4 व्हीलर पर अपनी मर्जी अपने से नौजवान सब अलग अलग दुकान, कपड़ा का दुकान, ये चावल दाल का दुकान, सब्जी का दुकान, फल का दुकान, वो गाड़ी पर बना करके घूम घूम के बेचता है। सत्तू गाँव का घर घूम घूम के पीसता है। तेल पेरने वाला मशीन लेके गांव में घूमता है और वहाँ जा कर के 2 किलो 4 किलो 5 किलो सरसों लाते हैं लोग, औरतें रखती है, अपना तेल पेरवाती है। ये जो
ये जो जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जी जो गांव के अंदर जुगाड़ जिसको हरियाणा में कहते थे, गांवों के अंदर नौजवान, अब सेफ्टी टैंक हुआ। अब जाके देखिएगा सड़क पर 50 आपको ट्रैक्टर के साथ मिल जाएगा टैंक, जो ये सेफ्टी टैंक को खाली करने वाला, क्योंकि वहाँ तो सीवरेज है नहीं, तो वो लेके चलता है, गिरा दिया और चला करके उसमें का सब पानी निकाल लिया टैंक में, अब बाहर जाके सड़क के किनारे किसी खेत में जाके उझल दिया। सैकड़ों के तादाद में लोग अपने लग गए। एक दूसरा सवाल लेंगे। मैं चाहेंगे कि अगर एक लाइन में उसका जवाब दे दें। आपने एक बार सदन में कहा था कि आप बकरी और भैंस गिन चुके हैं बचपन में, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी गिन चुके हैं। सरल कौन से थे? भैंस गिनना सरल है या आंकड़े? दोनों अपनी जगह सरल है। भैंस धोने वाले के लिए भैंस का धोना सरल है, और आपके इस जगह बैठ करके लैपटॉप पर उनको अपना जो अपने क्षेत्र का काम करते हैं उनके सरल है। हमारे लिए गाय भैंस का दूध निकालना आसान है, तो उनके लिए ये भी वैसे ही आसान है। अब इनके लिए गाय भैंस का दूध निकालना असंभव है, तो मेरे लिए वो भी असंभव है। तो मैं तो पार्लियामेंट में भी ना कहा था कि मैं हल चला रहा था, हवाई जहाज़ का पायलट जहाज़ उड़ा रहा था। मैंने कहा कि तुम क्या समझते हो, हम अनटेक्निकल आदमी हैं, तुम हवाई जहाज़ फील्ड में उड़ा करके आओ, मेरे हल का मूठ पकड़ और 3 बार हल चला के दिखा दे, तुम चला पाता है। मेरा हल चलाने में तुम नॉन टेक्निकल, तेरा हवाई जहाज़ उड़ाने में मैं नॉन टेक्निकल, तू भी नॉन टेक्निकल, मैं भी सौदा बराबर। पॉलिटिक्स पर आपसे बात करेंगे। पॉलिटिक्स पर एक आपने 8 जनवरी 2019 में एक भाषण दिया था सदन के अंदर ही। उसमें आपने लोहिया ने बादी गांठ पिछड़ा पावे 100 में पाठ, वो उसका आपने बता ही दिया मतलब क्या है। उसी भाषण में आपने अपने जो समाजवादी आंदोलन के अग्रणी साथी थे उनको याद करते हुए भविष्य में जब पिछड़ों का शासन आएगा उसमें गरीबों के साथ संपूर्ण समाजवाद की परिकल्पना का जिक्र किया था। अभी मौजूदा वक्त में बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, देश भर में जातिगत जनगणना कराने की बात होती है, तो आप कैसे देखते हैं जब बिहार में जो सत्ता पर आसीन समाजवादी दल हैं या वो किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा सही है उनकी? एक तो मैं आपको आपके साथ साथ हिंदुस्तान के सभी मीडिया वालों से और लिखने वालों से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम आप बिहार के इन लोगों को समाजवादी मत कहिए, और समाजवाद शब्द का भी अवमूल्यन मत करिए। ये कब के समाजवादी हैं? 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का देहांत हो गया, कर्पूरी ठाकुर हमारे लीडर थे, चले गए। 77-74 के आंदोलन से लालू व नीतीश पैदा हुआ, शाम जलमल गीदर भादो अले बाढ़ तक कल की यहन बाढ़ कहियो नहीं दिखली। ये कब के समाजवादी हैं? ये लोहिया का पढ़े हुए हैं क्या? आप जाके पूछिए कि लोहिया के सप्त क्रांति बताओ। लोहिया का नया समाज नया मन पढ़े हुए हो? लोहिया की अर्थनीति, लोहिया की जाति नीति, भाषा नीति पढ़े हुए हो? जब जिस समय लोहिया नारा लगाते थे अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, ये अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। हम इस आंदोलन लगा के जेल गए थे, मार खाए। और आज नरेंद्र मोदी अगर उसको कर रहे हैं तो हमको नरेंद्र मोदी की वाहवाही करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई मेरा विरोधी भी खुद रसगुल्ला बनिया खिला रहा है तो हम कह दे सबको कि नहीं गोबर है। यही नकारात्मक दृष्टि से देश नहीं चलता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, 70-75 बरस का देश की आज़ादी का कहते हैं ना, इसमें से बिहार में से 75 बरस में से 32 बरस लालू और नीतीश का शासन है, पिछड़ा है। बाकी जो उधर बच गए आधा 35-40 बरस, उसमें 5 बरस निकाल दीजिए जो मिली जुली कर्पूरी जी और बाकी कौन लोग सब आए सो, तो 35 बरस तो कांग्रेस का राज रहा, 35 साल बिल्कुल कांग्रेस। और 33 बरस रहा विशुद्ध पिछड़ा नेता यादव व कुर्मी, जो बिहार के सबसे ताकतवर पिछड़ा वर्ग है, ताकत वाली पिछड़ा। और कुछ दिन के लिए कर्पूरी ठाकुर एक नाई, अति गरीब झोपड़ी में रहने वाला, सबसे कम संख्या वाला जात वाला कर्पूरी ठाकुर हुआ। ये विश्लेषण करना चाहिए
कि लालू और नीतीश के शासन में जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उन पिछड़ी जाति के लोगों का विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास। रिजन राम जी ने ठीक प्रश्न उठाया था कि तुम आरक्षण की सीमा 50 के बदले 60-70 कर दो, ये सही है, हम समर्थन करते। लेकिन ये तो बताओ कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 26% का आरक्षण दिया था और आदिवासी हरिजन को मिला के जो 50% आरक्षण है, ये आप लोगों के शासन में इसमें से कितना इन पिछड़े और दलित और आदिवासी हैं जिनको इस 50% में से कितना % नौकरी मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, और अगर कारण था तो उस कारण को मिटाने के लिए क्या किया गया? ये कितना वैज्ञानिक प्रश्न है। और उस पर नीतीश कुमार उसको माँ बहन की गाली नहीं दिए, जूता नहीं मारे, नहीं तो सब कुछ कर दिए, सब कुछ कर दिए साहब। और तब भी उस विधानसभा के जो विधायक और अध्यक्ष मौन रह गए। तो मैंने बिहार तथ्य और सत्य एक लेख लिख करके व्हाट्सएप पर डाला था, खूब प्रचारित किया था। मैंने यही कहा था कि जो नीतीश कुमार ने किया ऐसा ही युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में शिशुपाल ने किया था, और कृष्ण ने जो दंड दिया था नीतीश कुमार को वही दंड मिलना चाहिए था उस सभा में। लेकिन जब सभासद मौन, सभा अध्यक्ष धृतराष्ट्र, तो उस सभा से क्या कल्पना कर सकते हैं आप? क्या सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं? दूसरी बात जो कह रहे हैं सो जाति की गणना छोड़ दीजिए, अपनी जगह है। आर्थिक सर्वेक्षण पर दैनिक जागरण दिल्ली 17/11/2023 अवधेश कुमार जी का एक विश्लेषण छपा था, आप लोग भी निकाल के पढ़िए। उसमें उन्होंने आंकड़ा भी दिया था। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण से कि कितने मकान वाले, कितना बिना मकान वाले, खपरेल वाले, कितने छत बिन टीन वाले, तो आखिर मैंने पूछा था कि इतने दिनों से इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास के द्वारा जो मकान बनाए गए वो सारे मकान कहाँ चले गए? इसके अनुसार 50% को मकान वाला मान ही नहीं सकते। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 50% को मकान वाला मान ही नहीं सकते बिहार में। तो जब बिहार में 50% मकान वाला है ही नहीं, बिना मकान का रह रहा है, तो जवाब कौन देगा? 33 वर्ष राज करने वाले पिछड़ों के नाम पर तुम जवाब दो। तुम किससे जवाब मांग रहे हो? तुमने क्या किया? और इतने वर्षों में इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास से मकान बनाने का काम था, तो तब भी इतने लोग अगर बिना मकान के रह गए, तो तुम्हारा इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास की योजना से मकान बना या नहीं बना, ये भी प्रश्न चिन्ह के अंदर है। बिहार के अंदर 7% जनसंख्या ग्रेजुएट या उससे ऊपर शैक्षणिक योग्यता वाले। आप लोग सुनिए, 7%। जब बिहार की आबादी का 7% ही ग्रेजुएट से है या ग्रेजुएट से ऊपर वाले हैं, 7%। 33 वर्ष में तुम क्या कर रहे थे सर्व शिक्षा अभियान का पैसा लेके? जवाब तुम दो। ये जवाब कहाँ कोई मांगता है उससे? सब एक ही बार जवाब कहता है कि नरेंद्र मोदी बिहार को स्पेशल दर्जा जो का है, बाप बेटा दलाल, बैल के दाम तेरा या ना, पैसा ले लो केंद्र से, लूट करके खाओ। इसका जवाब तुम दो। प्रतिशत 9वीं 10वीं, इस तरह कुल 42% आबादी की योग्यता 10वीं या उससे कम है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में है। जिस बिहार में 42% आबादी की योग्यता 10वीं या उससे कम है, इसके लिए कौन अपराधी है? अपराधी कौन है? हाँ, वो जो अन्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण था, उसमें भाषण देते हुए मैंने कहा था कि उस समय हमारी जो ऊंची जाति, और नाम लिए थे कि वो लोग हम कहते थे कि हम तो नारा लगा रहे हैं, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और तब वो लोग कहते थे हुकुमदेव जब कभी
तुम लोगों का राज बनेगा तो हम गरीब ब्राह्मण लोग हैं, ऊंची जात के, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वो जो प्रश्न करते थे, नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण देके उन साथियों के प्रश्न का उत्तर दिया है कि हमारा राज बनेगा तो हम यही करते, लेकिन नहीं कर पाए। आज नरेंद्र मोदी इसको कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि जातीय जनगणना है, ठीक बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में विधायकों की संख्या कितना है, 242 की 45, 250 मान लो। अब बिहार का यादव की जनसंख्या 14%, तो 14 रही है 35। अभी बिहार में यादव एमएलए कितना है असेंबली में, तो तुम पहले यादव 35 रहो, बाकी सब निकाल करके अति पिछड़ा को दे दो, जिस जात का नहीं है उसको। अरे कुर्मी 3%, तो तुम्हारे 3 रही है 7.5, तुम्हारा 7 गो एमएलए होना चाहिए। कुर्मी का 7 गो एमएलए रख लो, बाकी जो एमएलए इस्तीफा कराओ, पहले अति पिछड़ा को दे दो, कि केवल नारा लगाने के लिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी नहीं। जो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं अभी कि 4 ही जात है, औरत है, जवान है, किसान है और गरीब है ना। तो एक आधार मानो ना, गरीब है, गरीब तो मान लो हम 20,000 या 15,000 या 25,000 कोई एक रेखा खींचते हैं कि इसके नीचे वाले को उठावेंगे, है ना। तो ये रेखा खींच दिया और इस रेखा के अंदर जो लोग हैं उन सबको उठावेंगे। अब इसके वैज्ञानिकता समझो। तो हम जो कहते, वो जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम कहते हैं उसमें तो जिसकी जात की जितनी संख्या है उसकी गरीबी भी उतनी होगी। ब्राह्मण अगर 3% है तो 10,000 के नीचे ब्राह्मण 3% होगा, यादव 14% है तो 10,000 के नीचे यादव 14% होगा। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी तो हम दे ही रहे हैं। उज्ज्वला योजना में हम दे रहे हैं एक आर्थिक आधार के नीचे सबको, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम 6,000 रुपया मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण की जमीन जोतने वाला कम है, यादव किसान कोयरी कुर्मी ये सब बेसी जमीन जोतता है, तो तुमको बेसी 6,000 मिल रहा है। ये जो देखिए नरेंद्र मोदी जिस आधार पर कह रहे हैं कि ये 4 वर्ग है। 4 वर्ग किस लिए? महिला, किसान, गरीब, युवा और गरीब। महिला क्यों? कितने भी महिला सशक्तिकरण की बात करिए, मैं ये नहीं कहता उन महिलाओं की बात जो पुरुष पर शासन करना चाहती है, या मैं उन पुरुषों की बात भी नहीं करता हूँ जो महिला को गुलाम समझते हैं। मैं समता की बात करता हूँ। समता माने नर नारी की समता। तो नर नारी की समता कैसी? द्रौपदी भी तो नारी है ना, 5 पांडव के साथ नर नारी की समता है ना। कौरव के भरी सभा में अकेली है, लेकिन असहाय अपने को नहीं महसूस करती है, अकेली है। तो संपूर्ण राज्यसभा से अकेली नारी प्रश्न करती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और अपने पतियों से कहती है पर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम स्वयं अपने को हार गए, गुलाम हो गए, तो गुलाम हो गए, तुमको मुझे हारने की अधिकार कहाँ से रहा? एक नारी की प्रतीक वह है ना। एक नारी की प्रतीक सावित्री है, जो अपने पति के लाश के पीछे जमराज के द्वार तक जाके पति को जिंदा करके लाती है। लाई ना। कोई ऐसा पति उदाहरण शंकर भगवान को छोड़ के कोई ऐसे मर्द का उदाहरण दे दीजिए तो जो अपनी पत्नी को जमराज के घर से वापस लाने के लिए इतना कठिन किया हो। को इतिहास में, दुनिया भर के किसी धर्मशास्त्र के इतिहास में बता दीजिए।
एक शंकर भगवान है जो उनकी पत्नी अधजली लाश को, सती के लाश को कंधे पर लेके, अब वो तब तक सारे घूमते रह गए जब तक कि उनके शरीर का अंग प्रत्यंग गल के गिर नहीं गया, तब तक उसको ढोते रहे। और अंत में सब गिराते, वही शक्तिपीठ बना है 52। और अंत में उनका कटी प्रदेश जो है ये इतना, ये इसमें तो खाली हड्डी बच गए, तो गलते किया तो उसको जाके काम रूप में रख दिए। इसीलिए वो काम रूप में आज भी उनके कटी प्रदेश के कारण भगवती की उसी मुद्रा में पूजा होती है। वहाँ पूजा कराते समय योनि मुद्रा की ही पूजा होती है वहाँ। तो ये जो आप कहते हैं कि नर नारी की समता का मतलब, डॉक्टर लोहिया कहते थे समता का मतलब बराबरी, बराबरी। न नारी का वर्चस्व पुरुष पर हो, न पुरुष का वर्चस्व नारी पर हो, बराबरी, एक बराबरी। तो ये जो विषमता है, लिंग की विषमता, रंग की विषमता, गोरी चमड़ी वाले श्रेष्ठ और काली चमड़ी वाला अफ्रीकन निकृष्ट, गुलाम। आज भी अमेरिका में उसको बराबरी का हक नहीं है। आज G20 में नरेंद्र मोदी विश्व का पहला नेता है जो अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी एसोसिएशन जो 30 की 40-50 देश है उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष, उस काली चमड़ी वाले को गोरी चमड़ी वाले के बराबर G20 में बैठा करके उसको सम्मानित करने वाला नरेंद्र मोदी पहला है। और जिस समय उनको पुकारा था और जब वो जा रहे थे कुर्सी पर बैठने, तब जो नरेंद्र मोदी से मिले थे उस समय नरेंद्र मोदी और वो जो गले मिल रहे थे, उस समय जो काली चमड़ी वाले उस हबशी भाई को हृदय में जो स्पंदन हो रहा होगा, उस स्पंदन के सुख की अनुभूति वही करेगा जो उस स्थिति में पल रहा होगा। हम आप नहीं कर सकते हैं। ये है बराबरी का मतलब। बुला करके अब तुम अलग क्यों रहोगे, बराबरी। और उन अफ्रीकी काले देश के जो 50 देशों के एसोसिएशन के अध्यक्ष को, उन काले लोगों को इन गोरी चमड़ी वाले के बराबरी में बैठाया, तो क्या आप समझते हैं कि इन गोरी चमड़ी वालों के मस्तिष्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी? प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी? हुई। जैसे भारत में है, द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। क्या द्रौपदी मुर्मू के कारण हिंदुस्तान के कुछ समाज के अंदर ऐसे वर्ग नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं समाज में जिनको इस बात की प्रतिक्रिया है अंदर कि इस हिंदुस्तान में एक जंगल में रहने वाली काली कलूटी, इसको कहाँ से लाके इतने बड़े आसन पर बैठा दिया? उनके हृदय के अंदर वो जलन है, वो जलन। और आप मेरी बात को समाज के अंदर बहुत 10% लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मेरी इस पीड़ा को हिंदुस्तान के आज भी 80-90% लोग हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी इस पीड़ा को वो समझते हैं क्योंकि वो भोगते हैं। जी, अगला सवाल एक आपके राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ लेंगे। आप उतार चढ़ाव आपने काफ़ी देखे हैं, शैली और समझ का सामंजस्य आपका गजब का है, और आप बहुत लोकप्रिय नेता भी रहे हैं, लेकिन आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा था। 91 में आपके विरोध में एक नारा उछला था, जनता का जोश भागा, भारत का कपड़ा मंत्री निर्वस्त्र होकर भागा। हाँ, कहानी जानना चाहेंगे। हाँ, हुआ 91 में पार्लियामेंट का चुनाव था। मैं चंद्रशेखर जी के साथ था, कपड़ा मंत्री और फूड प्रोसेसिंग मंत्री था, चुनाव लड़ रहा था। 90 के दशक का बिहार लालू के प्रचंड अग्नि की ज्वाला, और कोई भी साहस नहीं कर सकता था कि लालू के खिलाफ जाके चौराहा पर बोल सके। उस समय मैं लालू के विरोध में खड़ा होकर के सड़क पर निकला। हमने कहा नहीं, लालू के रास्ते पर चलने के कारण बिहार समाप्त हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, इसलिए बिहार वाले इससे देश को बचाओ, बिहार को बचाओ। जबकि लालू मेरे रिश्तेदार है, मेरे
चचेरे भाई से लालू के अपने सगे बड़े भाई की बेटी भी आई हुई है। इतना निकट का रिश्ता है खून का। मैं निकला और लालू का उन्माद ऐसा था कि लालू के खिलाफ में चौराहा पर तो किसी को कौन हिम्मत जो एक बार बोल ले। आज जो बोले तो उसकी खैरियत कहाँ रहती थी। डर से भाग गए थे लोग। सभी पार्टी, भाजपा के, कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के लालू की चमचागिरी में लालू का अभिनंदन करने गए थे। लालू चालीसा लिख रहे थे। उस समय मैं लालू के विरोध में निकला तो गया। एक यादव का गांव था। मेरे रिश्तेदार अपने भांजा के अपने सगे भांजा के साला के दरवाजे पर मैं बैठा, जहां सभी मेरे पैर छू के प्रणाम करते थे, बैठा। और उसी समय पीछे से आके ये पंपिंग सेट वाला जो मोबिल होता है जला हुआ, वो एक बाल्टी लाके पीछे से मेरे सर पर पूरी बाल्टी उड़ेल दिया और मेरे गाड़ी पर पथराव करने लगा। मेरे साथ भारत सरकार का 2 सिक्योरिटी था, एक जाट था, एक यादव था हरियाणा का। तो जब वो किया और करने लगा तब वो दोनों अपना रिवॉल्वर तान लिया और तब उसको कहा, खबरदार, हम 2 हैं, हरियाणा के हीर हैं और जाट हैं, आज तुम्हारे पूरे गांव से निपटने के लिए काफ़ी है। तुम जितनी गाली देना हो दो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर एक ढेला पत्थर भी फेंकोगे, इनके ऊपर हाथ उठाओगे, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के परवाह किए बगैर जब तक हमारे पास में गोली है हम चला के भून देंगे सबको, क्योंकि इनकी जान की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। तुम गाली दो, इनके जो करना है करो, हम चुपचाप सुनेंगे। तब मैं गया। एक मेरा वर्कर था, रिश्तेदार भी, उसके घर पर गया। वो कपड़ा सब बदले और मिट्टी तेल कहाँ लगाए, हमने कहा नहीं, गाय का गोबर लाओ। गाय का गोबर लगाया। 2-3 लड़के मिलके मुझे खूब गोबर समूचे देह में लगाए। वो काला को लाए, पानी से नहलाए। एक मेरा रिश्तेदार एक धोती एक कुर्ता लाया, बदले और अलकतरा वाला सबको गठड़ी बांधे। और उसी दिन मुलायम सिंह की मीटिंग थी, उसमें जाना था, उस मीटिंग में गए। ये है असली कहानी। कहाँ किया? कोई गैर ने नहीं किया। कौन किया? अपने लोगों ने किया, अपने रिश्तेदारों ने किया। क्या इससे निष्कर्ष निकलता है? यही महाभारत में हुआ था। अपना मामा कंस ने भी कृष्ण के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन कृष्ण ने भी कहा था कि यह गीता का संदेश तभी दिया था जब करके गया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो पहले अपने मामा से प्रताड़ित हुआ, जैसे हुकुमदेव नारायण यादव हुआ, कृष्ण हुआ, लेकिन सबसे पहले अपने मामा का वध किया, अन्यायी का। और तब दूसरा वध अपने मौसेरा भाई शिशुपाल का भरी सभा में किया। कहा, जो सभा धर्म का पालन नहीं करे, जो सभा के आचार विचार का पालन नहीं करे, अमर्यादित लोगों की यही सजा होती है। तो अपने खास मौसेरा भाई को सभी राज्यसभा के बीच में, सदस्यों के बीच में उसकी गर्दन काट दिया। और तीसरा वध अपने मामा के ससुर, कंस के ससुर जरासंध को भीम से लड़वा करके चीर के किया। क्या संदेश दिया था? कि राष्ट्र धर्म है, इस राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए अपने पराये को भूल जाओ। अगर अपना आदमी भी राष्ट्र धर्म के खिलाफ हो, राष्ट्र विरोधी हो, तो कृष्ण के जैसे मामा कंस हो, चाहे भाई शिशुपाल हो, चाहे मामा का ससुर जरासंध हो, अगर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने लोगों का भी निर्ममतापूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से वध करना पड़े तो करो, लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा करो। यह सर्वोपरि है। भीष्म ने अंतिम यही संदेश दिया था, राष्ट्र धर्म को रक्षा करना युधिष्ठिर। तो आप जो कह रहे हैं वो भी भोगा, अपने से अपनों के अन्याय को भी भोगा, पराये को भी भोगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा
परायों ने मुझ पर जुल्म किया तो उनका विरोध भी सम्मानजनक था, उनका विरोध भी सम्मानजनक था। अपनों ने विरोध भी किया और समर्थन भी किया तो उनके समर्थन में और विरोध में भी सम्मान नहीं था। कोई सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ कोई अगर पूछना चाहे? सर मेरा नाम संदीप है। सर जैसे आप बता रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, 33 साल उनका शासन, दोनों का, लालू और नीतीश का बता रहे थे। सर उसमें से 10 से 12 साल तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे, फिर भी क्यों नहीं मतलब किसानों के लिए या और भी मुद्दे पे काम किए? आपके हाथ में माइक है ना जी। आपको जब यहाँ के एंकर और मालिक कहे प्रश्न पूछने तभी पूछोगे ना, बिना कहे हुए इसमें के कोई कर्मचारी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? यही महत्व सवाल होता है नेता का, सवाल होता है रेल के इंजन का। डब्बे कितने भी अच्छे हों लेकिन इंजन खराब होगा तो कभी रेल की गति नहीं बढ़ेगी। डब्बे थोड़े खराब भी हो और इंजन अच्छा हो तो कुछ न कुछ स्पीड जरूर बढ़ा के चलेगा। प्रश्न होता है नेतृत्व का, नेतृत्व का। और आपके जैसे युवाओं को देश भर में सोचना चाहिए आत्मचिंतन कि किसका पाप था, किसका अपराध था कि नीतीश अपने 17 साल के शासन में सभी दलों को धोखा दिया, सभी दलों को ठगा, सभी दलों की गीत गाया और सभी दलों के सर पर जूता मारा। इसमें एक भी नहीं छूटा हुआ है बिहार का कोई दल। तो या तो बिहार का होल पॉलिटिकल सिस्टम सड़ा हुआ है, उसको बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? बदलेगा बिहार के युवा पीढ़ी के लोग बदलेंगे, निर्मम होके, निर्ममता पूर्वक। जो भी अपराधी है वो सब अपराधी को सजा दो, हटाओ। ये सारे लोगों को घसीट करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अपने वोट की रस्सी से इनके टांग में फंसा करके घुमा के सबको कोसी या कमला में डुबा के मारो। जब इस युवा वर्ग संकल्प लेगा उस दिन बिहार का युवा वर्ग जिस दिन ये संकल्प ले उस दिन बिहार जगेगा। और जिस दिन बिहार जगेगा उस दिन बिहार भी वैसे ही भारत का 1 नंबर प्रदेश बन के दिखाएगा, जैसे भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ के युवा वर्ग को स्वयं अपने को मुक्त करना पड़ेगा। अब कब कैसे मुक्त करेंगे वो जाने। सर वैसे तो जवाब मुझे जाहिर लग रहा है आपका जो सवाल मेरा है, पर फिर भी मैं आपसे कमेंट जानूंगी क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। ये जो अभी सेक्स एजुकेशन पे असेंबली में नीतीश कुमार ने जो बात कही, जिस तरीके से कही और जो बात कही बहुत वायरल हुई, क्रिटिसाइज हुई, एक फेमिनिस्ट मुद्दा बन गया। आप इस पर क्या कहेंगे? वो भाषा, वो तरीका या वो वर्जन सही था? क्या बिहार में लोगों तक बात पहुंचाने का वही तरीका है या क्या? आप क्या कहोगे बस एक लाइन में? ये हमसे क्या पूछते हो? आपको एक वर्जन तो चाहिए। आप उन लोगों से, आप देश के उन राजनीतिक नेताओं से पूछो जो उस नीतीश कुमार को भी भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं। तो मना ही कर दिया उसने खुद। अब उनसे पूछो क्या अगर देश के अंदर ऐसे ही लोगों को भारत के प्रधानमंत्री बनाने का जो लोग समर्थन कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, उसी से समझो कि इस देश की राजनीति की दिशा क्या है, दृष्टि क्या है, आचार क्या है, विचार क्या है। और फिर इन युवा वर्ग के लोगों को उसको बदलने के लिए कितनी बड़ी क्रांति करने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल है कि आप अपना रोल क्या देखते हैं, क्योंकि अब पहले तो लोकसभा इलेक्शन है 4 महीने बाद, उसके बाद बिहार का इलेक्शन भी नज़दीक ही है, तो आप पूरे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में आपका क्या रोल हम देखने वाले हैं और आप खुद क्या देखते हैं? बस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा कि जामवंत के बारे में जो रावण ने कहा था, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा सोखा वही अब समर रूढ़ा। हम न भाजपा के संगठन में हैं, न भाजपा के कोई पदाधिकारी हैं, न भाजपा के अधिकृत कुछ है, लेकिन तब भी हैं क्योंकि हम एक राह के राही हैं। और 1950 का मैं स्वयंसेवक हूँ, 50 का, तो मेरे समय का स्वयंसेवक भी बहुत कम मिलेंगे आपको।
तो मैं इतना पुराना स्वयंसेवक हूँ। मैं भाजपा के साथ इसलिए हूँ कि भाजपा के साथ नहीं हूँ, मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए मुझे यही करना चाहिए था, तब मैं चला आया भाजपा में। और अभी भी राष्ट्र धर्म के लिए मुझको वही करना चाहिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। और एक वरिष्ठ नागरिक के नाते, नागरिक हूँ ना, सबसे ऊपर पद है राष्ट्र के नागरिक का। नागरिक हूँ तब ना मुझको सब अधिकार है। अगर नागरिक नहीं रहूँ तो मुझे कौन अधिकार रहेगा? तो नागरिक हूँ, इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा पद है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है नागरिक का। तो एक नागरिक के नाते जो मैं उचित समझता हूँ वह कहीं मीडिया में भी बोलता हूँ, लिखते भी रहता हूँ, और कभी कभी पत्र के माध्यम से मैं भारत सरकार के उचित जगह पर अपने तरीके से उन बातों को पहुंचाते भी रहता हूं। और भारत सरकार के लोग उन बातों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन भी करते हैं, सोचते भी हैं, कुछ करते भी रहते हैं। तो ये हमारा ये दायित्व है हमारा, और उसका निर्वाह कर रहे हैं। दूसरा कि 65 वर्ष तक राजनीति में रह गए, 85 वर्ष पूरा कर रहे हैं। उस 85 वर्ष में 63 वर्ष हमने अपना खून पसीना बहा दिया, और जितना मेरे शरीर का पसीना बहा होगा उतना तो बहुत नौजवान पानी भी नहीं पिएगा। अब क्यों बहाए थे? सपना था, न पूरा हो साहब। मात्रा भेद है, डॉक्टर लोहिया ने कहा मात्रा भेद। बस हम चाहते हैं कि आप 16 आना मेरी बात मान लीजिए, और न 16 आना मान करके आप 25%, 30%, 40% मेरी बात के अनुसार मान रहे हैं, तो हम आपके साथ चलते रहेंगे कि चलो 40% है, 45 होगा, आगे 50 होगा, और आप 51 पर जिस दिन पहुंच जाइएगा उस दिन हम ठोक लेंगे कि नहीं अब बंदा जीत गया। 51% माने लोकतंत्र का विजय। तो हम जिस राह के राही हैं, आप उस राह पर चल रहे हैं, खुशी है। तो हमको कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि कोई नाम ले या न ले, इससे क्या लेना देना है। डॉक्टर लोहिया का नाम ले या न ले, इससे क्या लेना देना है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के हर काम में, नीतियों में खोजता हूँ कि डॉक्टर लोहिया इसमें कहीं है कि नहीं है, और डॉक्टर लोहिया की नीति है इसमें कि नहीं है। जैसे अंतिम विजय में सभी बांदरों को माला दिया गया था, और माला तोड़ के सब देखता था कि इसमें सीताराम है कि नहीं। तो कोई हंसा का, ये बंदर क्या जाने मोती का कीमत। तो बंदरों ने कहा हम इसको माला को क्या जाने, हम हर माला को तोड़ के देखते हैं कि इसमें सीताराम है कि नहीं, और नहीं है सीताराम तो फेंक देते हैं। तो उसी तरह नरेंद्र मोदी की नीति में हम देखते हैं कि डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति की धारा कहाँ कहाँ है, गांधी की नीति की धारा कहाँ है, गांधी के ग्राम स्वराज है कहाँ। और जब उसमें कहीं भी मुझको छीन प्रकाश भी दिखाई पड़ता है कि इसमें गांधी के ग्राम स्वराज और डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति की छीन प्रकाश है, तो मैं आशा से चलता हूँ कि अभी सूर्योदय हो रहा है, कभी इसमें प्रखरता आएगी, और यहीं से फिर नए भारत का, प्रखर भारत का विश्व में चमक उठेगा। ये अपनी आशा है, आशा, विश्वास के साथ बस हम होंगे एक दिन कामयाब। तो अभी भी मैं शरीर के अंदर से 85 साल हो गया है, उम्र के हिसाब से कह सकते हैं कि हम वृद्ध नागरिक में हैं, लेकिन नहीं, मेरे मन के अंदर मेरा मन, वो क्रांतिकारी मन अभी भी युवा मन है। इसलिए हम युवा भारत को कहते रहते हैं, युवा भारत के लिए, क्योंकि मैं भीतर से युवा हूँ, परिवर्तन चाहता हूँ, और परिवर्तन चाहता हूँ तो हो रहा है। समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन नहीं, समय लगेगा।
कामना है कि आप ऐसे ही शाश्वत युवा बने रहें और इसी के साथ इस बेहतरीन इंटरव्यू का हम समापन करना चाहेंगे। आपने बहुत बेबाकी के साथ गांव पर बात की, पंचायतों पर बात की, खेती पर बात की, किसानों पर बात की और लालू और नीतीश पर भी बात की। समाजवाद की परिकल्पना को आपने ठीक से परिभाषित करने की कोशिश की। साथ ही साथ डॉक्टर लोहिया का जिक्र हुआ और किसान तक में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहेंगे हुकुम देवनारायण जी, और आपको आपके अब के बाद के राजनीतिक जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबों को भी धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।